हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आर्म्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक के जो भी क्वेश्चन आए हैं पिछले 30 सालों में। ठीक है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आज अपन देखेंगे। जो भी रिसेंट में जो चल रहे हैं पिछले 5-10 साल में, वो तो आज अपन देख ही लेंगे, क्योंकि हमें एक आइडिया लग जाए कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। और हमें ये भी आइडिया लग जाएगा कि हमें डी ब्लॉक की एनसीईआरटी को किस लेवल पे पढ़ना है, क्योंकि इसमें आप ये देखोगे कि एनसीईआरटी जो है, लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठता है। जो भी टेबल्स है, जितनी भी या कोई डाटा है, तो डाटा भी आपको पता होना जरूरी है। जैसे इसका ई नॉट का, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। तो कुछ मैं आपको बता देता हूँ जो पिछले सालों में कितने ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, ताकि कई बार अपने को अगर ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं तो हम उस अकॉर्डिंग उस चैप्टर पे ज्यादा ही ध्यान देते हैं। तो जैसे 25 में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन 1 आया था। ठीक है ना, लेवल जो है उसका एवरेज था। 24 में 3 क्वेश्चन आ रखे हैं। इसके अलावा 23 में भी 1 एंड एवरेज, 22 में भी एवरेज, और 21 में भी 1 आया था, इजी आया था। और 20 में भी 1। तो मतलब हम ये मान सकते हैं कि लेंथेनॉइड्स में भी देखो, यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं 24 में आपको। तो 3 क्वेश्चन आ रखे हैं। तो बात यही है कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हम एवरेज देखा जाए तो एवरेज 1 एंड 2 क्वेश्चन आते हैं, बट आता हर साल है। और डी ब्लॉक चैप्टर इतना बड़ा भी चैप्टर नहीं है कि आपको करने में ऐसा लगे कि बहुत समय बिता दिया उसके बाद में भी क्वेश्चन नहीं आया। तो लगभग 4-5 घंटे का चैप्टर है, अगर अच्छे से समझ में आया हुआ हो तो। और फिर भी नहीं आए तो आज का अपन लेक्चर देखेंगे, जिसमें क्वेश्चंस के जरिए मैं तुम्हें बताऊंगा कि टॉपिक कैसे क्लियर हो सकता है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe+2। Fe+2 में आपको नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, ये तो होना ही था एक बार के लिए, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन Fe+2। Fe+2 जो है 26 is not equal to the number of electrons in which one of the following। मतलब Fe+2 में जितने डी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो Fe+2 का आउटर कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिए किसमें, Fe+2 में। तो उसमें डी के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। तो ये किसके इक्वल नहीं है, पी इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन। क्लोरीन में पी इलेक्ट्रॉन, अब क्लोरीन जो आता है, क्लोरीन आता है 17 पे। तो 17 में आप देखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो इसने P बोला है, इसने 2p या 3p नहीं बोला। तो P के इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे अगर टोटल देखा जाए तो 6 एंड 5 11 हो गए। तो इसके इक्वल नहीं है, हो सकता है आंसर फर्स्ट ही हो। सेकंड में डी इलेक्ट्रॉन्स Fe अगर अपने ग्राउंड शेड में भी होगा तो भी तो डी में 3d6 ही होगा, क्योंकि Fe+2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलते कहां से, 4s2 में से। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट p इलेक्ट्रॉन्स इन नियोन। तो नियोन में तो 1s2 2s2 2p6, ये रहा आपका नियोन। नियोन में p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो ये भी 6 और d6, तो ये तो इक्वल है। s इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है 1s2 2s2 2p6 3s2। तो 3s2 में s के कितने लेटर हो गए, s 1s में 2 2s2 एंड 3s2। तो यहाँ पे s इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हो गए, 6। तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है। p इलेक्ट्रॉन्स नियोन में 2p6 है, बट अगर फर्स्ट ऑप्शन देखा जाए जो क्लोरीन वाला है, वहां p में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 है। कितने, 11। जबकि डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। तो वो उसके इक्वल नहीं है। तो यही पूछा था, नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आयरन+2 में डी के इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6 थे, उसके नॉट इक्वल फर्स्ट में ही है। यहाँ तो आयरन में d6 होता है, p इलेक्ट्रॉन्स नियोन में 6 होते हैं, और मैग्नीशियम में भी s में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं।
ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d6? अभी अपन ने देखा था वही है ये, क्या? Fe जो होता है, Fe क्या होता है? आर्गन 18, उसके बाद 3d6 4s2। आयरन क्या होता है? आर्गन 3d6 4s2। इलेक्ट्रॉन अगर Fe+2 होगा, अगर, अब Fe+2 यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, तो अपन और कौन सा देखते हैं? कोबाल्ट+3। कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट आता है 27 पे, जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर का 3d7 4s2। अगर यहाँ पे आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो आउटर वाले और 1 इलेक्ट्रॉन 3d से, तो कोबाल्ट+3 में कॉन्फ़िगरेशन बचेगा 3d6, और 3d6 से पहले कौन है? आर्गन। तो ये अपना आंसर होगा। Fe+3 में 3d5 रहेगा, Mn+3 में 3d4 बचेगा, और निकल+3 में 3d7 बचेगा। तो आंसर कौन सा होगा? कोबाल्ट+3। Among the following series of transition metals ions, the one where all metals ion have 3d2 configuration, कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें सबका 3d2 है? तो देखो आप यहाँ पे अगर देखा जाए, टाइटेनियम जो है, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज, है ना? टाइटेनियम का ग्राउंड स्टेट में पहले हमें पता होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट में ये होता है 3d2 4s2। वेनेडियम होता है 3d3 4s2। क्रोमियम होता है 3d5 4s1, और मैग्नीज होता है 3d5 4s2। अब हमें अगर सबको किस में लेना है? 3d2 में। किसमें? 3d2 में। तो अगर अगर 3d2 में अगर जाएगा, तो कब जा सकता है? ये 3d2 में जा सकता है अगर हम मैग्नीज जो है, अगर उसको 3d2 में लाना चाहेंगे, तो यहां से कितने इलेक्ट्रॉन? 2 यहां से और 2 यहां से, और 3d में से 3 निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये 3d क्या होता है? 5 4s2। तो अगर मैं 3d2 में लाना है, तो 2 4s में से 3 निकालने 3d में से, मतलब mn होना चाहिए +5 में, mn होना चाहिए +5 में, तब ऐसा हो पाएगा। अब mn+5 वाला एक ही ऑप्शन है, ये देख लो। अब इसमें क्रोमियम +4 वाला चेक कर लो। क्रोमियम अगर +4 में होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, एक यहां से, और 4, एक यहां से और 3 यहां से, 3 यहां से निकलते क्या होगा? 3d2। तो 1 और 3 4 निकलेंगे, तो +4 आ जाएगा। वेनेडियम में अगर हम 3d3 है, तो 3d2 करना है, एक यहां से, 2 यहां से, 3 +3। और टाइटेनियम, टाइटेनियम अगर ये 2 निकाल देंगे, तो ये क्या बनेगा? 3d2। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 4th। कॉन्फ़िगरेशन लिखो पहले, और कॉन्फ़िगरेशन में से बस ध्यान रख लो कि हमें 3d2 लाना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। 3d2 लाना है, 2 और 1 3 निकालने पड़ेंगे। 3d2 निकालना है, तो 1 यहाँ से और 3 यहाँ से, और 3d2 निकालना है, तो 2 यहाँ से और 3 यहाँ, 5। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत फेमस है, क्योंकि एक्सेप्शन रहते हैं क्रोमियम और कॉपर। तो क्रोमियम और कॉपर का लास्ट में, कॉपर का देखो, कॉपर आता है 29, तो क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 10 12 18 19 19 एंड 10 29। 4s1 30 10 कौन सा कहां पे है? यहां तक तो ये जाएंगे ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो, क्या होगा? 4s1 30 10 एक्सेप्शन रहता है, क्योंकि 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है। होना यहाँ पे चाहिए 4s2 3d9 होना चाहिए, बट स्टेबिलिटी पाने के लिए वो इलेक्ट्रॉन
3D में चला जाएगा और उसको फुलफिल्ड कर देगा। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स आर गिवन, व्हिच एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली। कौन सा ऐसा है जो सिमिलर फैमिली में नहीं होगा? देखो यहाँ पे भी लास्ट में डी और एस दिख रहा है, डी और एस दिख रहा है, डी और एस दिख रहा है, बट यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है? पी में। तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा, वो क्या होगा? पी ब्लॉक का। और जिनमें भी लास्ट में अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन ये मिलता है n-1d 1 से 10 NH2, NH2 बोलो, कभी कभार NS1 भी होता है। अगर ये आपको मिले आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको ये मिलता है तो समझ लेना वो कौन से ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का। यहां देख लो, आउटर, आउटर को अपन बोलते हैं एन, उसे जस्ट अंदर वाले को बोलते हैं n-1। आउटर है कौन सा? 6th। तो ये देख लो क्या हो गया? n-1, 6 - 1 क्या हो गया? 5, 5d। आउटर कौन सा है? 5, n-1 कौन सा है? 4d। आउटर कौन सा है? 4, और n-1 कौन सा है? तो ये तो डी ब्लॉक के हैं, बट इसमें लास्ट लेटर पी में जा रहा है, तो ये कौन सा ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का। नेक्स्ट, फेरोमैग्नेटिज्म, ये तो अपने 25 में ही आया, देखो भाई। फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसिडर्ड एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। एनसीईआरटी की लाइन है ये, एनसीईआरटी लिखा हुआ है। द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन a chromium +2 is the same as that of neodymium +3 ions। देखो, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, पहले तो ये नियोडीमियम जो है ये पता होना चाहिए। हम जब वहां, अब ये एफ ब्लॉक के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि, और इसने नंबर लिखा है 60 नंबर, है ना। एफ ब्लॉक में बहुत आसान है, अगर आपको किसी का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो अगर 9, ये नियोडीमियम +3 बोला है ना, तो नियोडीमियम आता है 60 पे। 60 से पहले एक इनर्ट गैस होती है जीनॉन, मतलब ये आपने लिख दिया, इसका मतलब 54 तक आपने इलेक्ट्रॉन भर दिए। फिर आता है 6s2, 54 एंड 2 56। फिर इलेक्ट्रॉन जो आएगा आएगा वो 4f में। तो 56 के बाद में इलेक्ट्रॉन 4f में आएंगे, तो वो 54 + 2 56, 56 और f में कितने हो गए? 4। 56 और 4 कितना हो गया? 60। अब यहाँ पे भी हमें करना क्या है? नियोडीमियम +3, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 2 तो बाहर वाले, एक यहाँ से, तो आपके पास रह जाएगा जीनॉन, 6s में 0 बच जाएगा, और 4f3। f में 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो पहले 1 1 1 ऐसे भरेंगे, तो यहाँ पे 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। जबकि जो क्रोमियम +2 है, क्रोमियम +2, उस क्रोमियम +2 में तो क्रोमियम जो होता है वो क्या होता है? 3d5 4s1। तो +2 में 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, 1 यहां से। क्रोमियम +2 में 3d4, तो 3d4 में तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, बट नियोडीमियम +3 जो है, नियोडीमियम +3 जो है उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन तो कितने होने चाहिए? क्योंकि ये 60 पे आ रहा है, 60 पे आ रहा है, तो 54, 56 एंड 4, 60। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, एक यहाँ से, 4f3, 3 अनपेड यहाँ हो गए, यहाँ 4, तो ये सिमिलर तो नहीं होते, मतलब स्टेटमेंट सेकंड तो गलत है। पैरामैग्नेटिज्म इज कंसिडर्ड एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, ये बात सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। अब देख लो, ये आपको पता होना चाहिए, डी एफ ब्लॉक का भी यहाँ पे 60 लिख दिया, बट कई बार आपको 60 ना लिखे, तो आपको मैंने ट्रिक बता रखी है, डी और एफ ब्लॉक पढ़िए, कहाँ पे जाके? लेक्चर अपलोडेड है, तो उसमें जाके पढ़िए, मैंने ट्रिक बता रखी है। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हुआ
अरे तुम पर यूं हम लुट गए। तो ये आप याद रख सकते हो, और याद रखोगे तो आपको पता रहेगा ये 58 से स्टार्ट होता है, 58, 59, 60। 60 पे आता है नियोडिमियम। 3 इलेक्ट्रॉन अगर आप निकाल दोगे तो आपके पास अनपेड आएंगे। कितने आएंगे? 4f3 में 3 आएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ions will have same spin only magnetic moment value within the pair। आपको 24 में आएगी, आपको देखना है किसका सेम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन आप देख लो। तो ये फर्स्ट जो है वो है जिंक +2 एंड टाइटेनियम +2। जिंक +2 में तो 3d10 होता है, सारे पेयर्ड हो गए। टाइटेनियम +2 में 3d2 होता है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ये तो नहीं होगा, वहां अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, यहाँ पे 2 हो गए। ये जो है क्रोमियम +2 एंड Fe+2। क्रोमियम +2 जो है वो अपने होता है 3d4। 3d4 में 1, 2, 3 एंड 4, 4 अनपेड। तो आयरन +2 होता है 3d6, तो 3d5 एंड 3d6। यहाँ पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। तो एक तो ये पेयर जो है इसमें मैग्नेटिक वैल्यू सिमिलर आएगी। टाइटेनियम +3 एंड कॉपर +2। टाइटेनियम +3 जो बचता है वो बच जाएगा 3d1, एक उसमें अनपेड मिलेगा। कॉपर +2 रहता है 3d9। 3d9 में भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेड बचेगा। बी और सी, बी और सी ये तो है, बी और सी ये ना। वेनेडियम +2, अब जो कॉपर प्लस में एक भी अनपेड नहीं है, 3d10 होता है। वेनेडियम +2 में अनपेड होगा, क्योंकि वेनेडियम +2 में जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो तो 4s वाले निकलेंगे। 3d में तो अनपेड मिलेगा ही मिलेगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। वेनेडियम होता है 3d3। 3d3 में 3 अनपेड मिलेंगे यहाँ पे, तो ये गलत होगा, बी और सी। ओके, तो आपको ये देखना है इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन सिमिलर है, उनका मैग्नेटिक मूवमेंट ये म्यू। बोर मैग्नेट्रॉन स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। इनका सिमिलर है। टाइटेनियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन 3d1, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। क्रोमियम +2 3d4, 3d4 में अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे 4। Mn+2 3d5, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। Fe+2 में 3d6, 3d6 में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होंगे। स्कैंडियम +3 में होगा 0। 21 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 18 बजेगा। आर्गन, आर्गन इनर्ट गैस होता है, कोई भी अनपेयर्ड नहीं होता। बी एंड डी हो जाएगा। एक जैसे क्वेश्चन ही देखो आ रहे। E नॉट वैल्यू फॉर द Mn+3 to Mn+2 couple is more positive at chromium+3 से chromium+2 और Fe+3 से Fe+2 ड्यू टू चेंज ऑफ। अगर अपन देखा जाए तो अपनी एनसीईआरटी में M+3 से M+2 रिडक्शनल पोटेंशियल दे रखा है। उसकी वैल्यू जो है आप देखोगे अगर तो आपको मिलेगा टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट। इन 6 के लिए दे रखा है, क्योंकि स्कैंडियम में जनरली +2 स्टेबल नहीं होता, कॉपर का +3 नहीं मिलता, जिंक का +3 नहीं मिलता, निकल का +3 स्टेबल नहीं होता। तो ये 4 को छोड़ दो, बाकी 6 एलिमेंट आपके सामने है। तो इसका जो है वो माइनस में 0.37 के पास मिलता है। नेगेटिव में जितना ज्यादा मिलेगा वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, मतलब वो अपनी +2 से +3 में जाएगा। वेनेडियम का -0.26 ऐसा कुछ आपको मिलेगा। क्रोमियम का -0.41 या 43 ऐसा कुछ है। मैग्नीज ये प्लस में मिला, +1.57 वोल्ट।
आयरन प्लस में 0.77 और कोबाल्ट मिलता है प्लस 1.97 वोल्ट। जितना पॉजिटिव होगा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो खुद का क्या करेगा, रिडक्शन, खुद का रिडक्शन। तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये है, बट इसमें कोबाल्ट नहीं है। इनमें बात हुई है मैग्नीज, क्रोमियम और आयरन। तो उसमें बोला है इनॉट वैल्यू फॉर Mn+3 से Mn+2 मोर पॉजिटिव। मोर पॉजिटिव मतलब ये पढ़ा देखो कि पॉजिटिव, ये बात सही है। इसका मतलब ये खुद का रिडक्शन करेगा, खुद रिडक्शन करेगा मतलब ये Mn+3 से किसमें जाएगा, +2 में। तो +3 में ये D4 था, D4 से ये D5 में जाएगा, D4 से D5। D5 इसका हाफ स्टेबल भी है, तो वो रीजन भी होता है कि स्टेबिलिटी के रीजन के कारण इसका ये ई नॉट यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, और पॉजिटिव मिलेगा तो ये इसकी तरफ बिहेव करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ई नॉट की वैल्यू अपने को दे रखी है एनसीईआरटी में। M+3 से +2 भी दे रखा है और M+2 से 0 भी दे रखा है। Given below are two statements. One is labeled as assertion, other is reason R. IP increases along each series of trans elements from left to right. However, small variation occurs. IP increase होता है, थोड़ा वेरिएशन मिलता ही है। जो सेकंड IP जो होती है वो क्रोमियम की मैग्नीज से आई रहती है। There is corresponding increases in nuclear charge which accompanies in filling of electrons in inner d orbitals. सही है। There is corresponding increase in nuclear charge. Nuclear charge increase होगा, Z बढ़ेगा, IP बढ़ेगा, which d इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, D1 D2 D3 D4 D5। तो इनर इलेक्ट्रॉन्स ही तो अगर अपन देखेंगे यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट, है ना। यहाँ पे 3D शुरुआत में क्या होगा, 3D1 1 इलेक्ट्रॉन, 3D2 3D3 3D4 3D5 3D6 3D7। तो इनिशियल जो है उनमें इनिशियल स्कैंडियम टाइटेनियम, वहां 3D में इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो वो न्यूक्लियस को कम शील्ड कर पाएंगे। जैसे जैसे 3D में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो वो न्यूक्लियस को शील्ड करेंगे, तो वो आउटर वालों को रिपेल भी करेंगे, आउटर को रिपेल करेंगे और न्यूक्लियस को शील्ड करेंगे। इससे ये अट्रैक्शन कम होगा, तो आईपी वहां पे आयरन कोबाल्ट निकल जो है उसमें स्मॉल वेरिएशन मिलेगा, और लास्ट वालों में जो है वो वहां पे भी वेरिएशन कम ही मिलेगा, ऐसा इंक्रीजिंग होगा क्योंकि थोड़ा बहुत जिंक और कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन D10 स्टेबल होता है। इस वजह से ही बात कर रहा हूं कि आईपी इंक्रीज होगा बट बहुत स्मॉल वेरिएशन मिलेगा। उसका रीजन होता है इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, तो इनर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस को क्या करेंगे, शील्ड करेंगे और आउटर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, जिससे आउटर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन कम होगा, और अट्रैक्शन कम होगा तो आईपी में वेरिएशन भी कम मिलेगा, क्योंकि एक फैक्टर आईपी को बढ़ा रहा है और दूसरा फैक्टर कम कर रहा है। तो इंक्रीज तो होगा, डोमिनेंट फैक्टर जेफ ही रहेगा, बट बहुत कम वेरिएशन मिलेगा। यही यहाँ पे बोला जा रहा है स्मॉल वेरिएशन अकर्स। तो सही है ये, और रीजन भी ऑलमोस्ट सही है। बोथ ए एंड एस रीजन करेक्ट, और एक्सप्लेनेशन भी है इसका। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ Copper+2 इज मोर देन Copper+। एक्वा सॉल्यूशन में होने का रीजन होता है हाइड्रेशन, जो होता है जनरली अपन जो बोलते हैं गैसेस स्टेट में, तो अपन आईपी देखते हैं तो वो अपन देखते हैं गैसेस स्टेट Copper+ और Copper+2। यहाँ इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है D10, इसका होता है 3D9, तो वहां ये स्टेबल ज्यादा है।
और अगर एक्वस सॉल्यूशन में है तो एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबिलिटी देखी जाती है रिलीज एनर्जी एब्जॉर्ब एनर्जी के अकॉर्डिंग। तो कॉपर+2 जो है, कॉपर+2 इसका रिलीज एनर्जी, जो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज एनर्जी जो है वो हायर होती है IP1 प्लस IP2, जो एब्जॉर्ब एनर्जी है। तो रिलीज एनर्जी हाई होगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि एट लास्ट उससे आगे जाके जो हमें डेल्टा जी मिलता है, गिब्स एनर्जी, वो उसके लिए मोर नेगेटिव मिलेगा। और जिसके लिए डेल्टा जी मोर नेगेटिव मिले वो आपको पता होना चाहिए स्टेबिलिटी भी हाई रहती है, और अगर उसकी जो रिएक्शंस हो रही है वो भी होती है स्पॉन्टेनियस। तो यहाँ पे आप शॉर्ट में ध्यान रखते हो, हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से कॉपर+2 जो है वो कॉपर+1 से मोर स्टेबल होता है। इसकी रिलीज एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी मोर होती है एब्जॉर्ब एनर्जी, जो उसकी IP एब्जॉर्ब है 1 और IP सेकेंड भी एब्जॉर्ब है, उन दोनों के एडिशन से भी ज्यादा मिलती है। कॉपर इज हीटेड विथ concentrated HNO3 इट प्रोड्यूस। कॉपर को अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ हीटिंग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? मेटल का नाइट्रेट मिलेगा, साथ में हमें NO2 गैस मिलेगी और वाटर मिलेगा। तो ऐसा किसमें है देख लो, यहाँ पे डाइल्यूट होता है तो फिर चेंज मिलता, डाइल्यूट होता तो कि ये जो पॉजिटिव SRP वाला है ये वहां पे NO देता, बट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ मेटल का नाइट्रेट बनेगा और NO2 गैस और वाटर। तो ऐसा कहाँ पे कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2 गैस, NO नहीं मिलेगा, वो डाइल्यूट में मिलता है, ये भी नहीं मिलेगा। ये भी अगर N2 तब मिलता है जब नेगेटिव SRP, जैसे जिंक है वो अगर डाइल्यूट HNO3 से रिएक्शन करता है तो वहां पे जिंक का नाइट्रेट और साथ में N2 नाइट्रस गैस, लाफिंग गैस वो निकलती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन? कौन सा जो है वो प्रोसेस नॉट इन्वॉल्व है ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन में? डिकलरेशन ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय आयरन, तो इसमें तो होगा यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो है, कॉपर सल्फेट अगर आयरन रिएक्शन करेगा तो आयरन कॉपर को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा और खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। FeCO5 फ्रॉम Fe, फ्रॉम Fe, तो Fe में भी वो जीरो में था, FeCO5 में वो जीरो में रहता है, यहां नहीं होगा। लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम स्टीम बाय आयरन एट हाई टेम्परेचर, हाइड्रोजन निकलना, इस तरह से भी आ सकते हो, हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो ये भी ऑक्सीडेशन ही होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन सीट, वहां पे भी आयरन जो होता है वो अपना ऑक्साइड बनाता है, तो वो भी ऑक्सीडेशन ही होता है आयरन का। तो इसमें आंसर ये होगा, डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, कहा आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। दोनों में ही आप ऑक्सीडेशन स्टेट से देख लो, CO यहाँ पे न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, और मेटल में भी जीरो होता है, तो कोई भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा। पेयर ऑफ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट टुगेदर, कौन सा आपको टुगेदर एक साथ मिल सकते हैं? FeCl3 एंड SnCl2, क्या रहते हैं, लेविस एसिड, क्या रहते हैं? अगर मान लो ये यहाँ पे हुआ ना तो ये तो HgCl2 का वहां पे रिडक्शन कर देगा और खुद का ऑक्सीडेशन कर देगा, ठीक है। तो आपको कहाँ मिल सकता है, यहाँ पे भी I- जो है वो सेल्फ ऑक्सीडाइज होके इसका रिडक्शन कर सकता है, FeCl2 एंड SnCl2, ये आपको मिलेगा, ये साथ में मिल सकता है, FeCl2 एंड SnCl2।
ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे कहीं कहाँ पे कौन किसका रिडक्शन या ऑक्सीडेशन कर सकता है, तो वो दोनों एक साथ में रहेंगे तो फिर बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। तो आपको वो देखना है जिनको साथ में रखने से कोई भी चेंज नहीं मिलेगा, एग्जिस्ट टुगेदर। मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 बोर मैग्नेटॉन इज गिवन बाय 2.84। मैंने पिछले भी अपने कोऑर्डिनेशन वाला देखा, वहां पे भी तुम्हें बताया था, जितना मैग्नेटिक मोमेंट समथिंग समथिंग आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग, उतने उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है मतलब उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। निकल प्लस टू, निकल प्लस टू जो है इसमें होता है 3D8 4s2। 3D8 में 1 2 3 4 5 6 7 8 दो अनपेड मिलेंगे आपको। तो ये 2 अनपेड वाला, अगर मैग्नेटिक मोमेंट आप देखोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट आपको मिलेगा n+2 √8 का आएगा 2.8। टाइटेनियम +3 में एक अनपेड है, क्रोमियम +2 में 4 अनपेड है, कोबाल्ट +2 3D7, 3D7 में भी आपको मिलेगा 3 अनपेड। तो ये वो होगा जिसमें अनपेड 2 होंगे, वो कौन होगा? निकल +2। स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट, बिकॉज स्कैंडियम जो है वो क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट, बट जिंक इज नॉट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट वो होता है जिनमें आपको कॉन्फ़िगरेशन D1 से क्या मिलेगा? D9। और क्योंकि उनमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन अनपेड मिलेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन जो अनपेड है वो जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो अपनी लोअर एनर्जी लेवल से हायर में ट्रांजिशन करेगा। लेकिन D10 होगा तो D10 में वो एनर्जी को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। तो इसमें आप बोल सकते हो बोथ स्कैंडियम जिंक डो नॉट रिप्रेजेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऐसा कुछ नहीं है। बोथ scandium +3 zinc +2 ions are colorless and form white compounds। कलरलेस होते हैं, ये रीजन इसका नहीं है। इन केस ऑफ scandium 3D orbitals are partially filled, but in zinc these are completely filled। ये हो सकता है। स्कैंडियम में क्या मिलता है? वो 3D1 मिलेगा। 3D1 मिलेगा मतलब अनपेड है उसमें, तो वो विजिबल लाइट या सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और ट्रांजिशन शो करेगा। बट जिंक में सारे इलेक्ट्रॉन फुल फिल्ड है, तो वहां पे एनर्जी का एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। ओके, लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एज्यूम टू बी एडेड 4s लेवल इन केस ऑफ जिंक, उसका कोई मतलब नहीं। 4s वो तो वहां पे स्कैंडियम में भी क्या होता है? 3D1 4s2, वो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन दोनों का 4s में ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स इज इनकरेक्ट? इंटरस्टिशियल वो होते हैं मेटल के, प्योर मेटल के क्रिस्टल हैं, और क्रिस्टल में जहां बीच में वैकेंट स्पेस मिल गया, मान लो ये मैग्नीज का क्रिस्टल है, ये एटम्स अरेंज हैं, इन एटम के अरेंजमेंट के बीच में ये जो जगह है वैकेंट स्पेस, वहां अगर स्मॉल एटम्स हाइड्रोजन बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ये ट्रैप होते हैं, तो उनसे जो कंपाउंड बनते हैं उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल। क्योंकि ये जो जगह होती है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये बनने से बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। दे आर मच हार्डर देन प्योर मेटल, सही है, उससे इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल, ये बात भी सही है। दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, मेटेलिक कंडक्टिविटी भी ऐसा नहीं होता कि वो नॉन मेटल से वो इंसुलेटर बन गए, मेटेलिक कंडक्टिविटी उसमें रहेगी। दे आर केमिकली रिएक्टिव नहीं, केमिकली वो थोड़ा इनर्ट हो जाएंगे, ये ऐसा बोलते हो केमिकल रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, तो ये गलत है इनका। Which one of the following does not correctly represent a correct order of property indicated against it? Titanium, vanadium, chromium, manganese, increasing number of oxidation state। तो टाइटेनियम में चार्ज हाईएस्ट +4 +5
+6 +7 नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, सही है। डज नॉट करेक्टली, ये तो सही है। टाइटेनियम का मैक्सिमम चार्ज +4 +5 +6 एंड +7। इंक्रीजिंग मैग्नेटिक मोमेंट, टाइटेनियम +3 में यहाँ अनपेयर्ड 1 होगा, वेनेडियम +3 में अनपेयर्ड 2 हो जाएगा, क्रोमियम +3 में अनपेयर्ड 3 हो जाएंगे, और Mn+3 में अनपेयर्ड 4 हो जाएंगे, सही है भी। मेल्टिंग पॉइंट, हाँ ये गलत है। मेल्टिंग पॉइंट वाला एक्सेप्शन रहता है 3D सीरीज में, स्कैंडियम से क्रोमियम तक इंक्रीज होगा, फिर मैग्नीज का डिक्रीज, फिर आयरन का इंक्रीज होगा, आयरन कोबाल्ट निकल, सबसे कम होगा जिंक का। ऐसा मैग्नीज का स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की वजह से मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए वो कम रिएक्टिव होता है। कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल कर देगा, जिससे वो मेटेलिक बॉन्डिंग जो होती है उसके लिए कम रिएक्टिव रहेगा, जैसे बॉन्ड कम बनेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो कम हार्ड होगा, तो उसको मेल्ट करने के लिए टेम्परेचर कम देना पड़ेगा, तो ये कम होता है मैग्नीज का। तो रॉन्ग ही पूछा था आपको, डी ऑप्शन, टाइटेनियम टू क्रोमियम इंक्रीज इन सेकेंड आईपी। सेकेंड आईपी क्रोमियम की हाई रहती है, क्योंकि क्रोमियम का 3d5 निकलने वाला इलेक्ट्रॉन वो 3d5 में से होगा, बट मैग्नीज में 3d5 4s1 होता है। मैग्नीज का जो अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा सेकेंड आईपी के लिए वो निकलेगा 4s1 में से, तो इतना स्टेबल नहीं होता, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है, तो एनर्जी कम देना पड़ेगी। ये हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, तो एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। ओके। Catalytic activity of transition metals and their compounds are ascribed mainly to क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है, मेटल का सरफेस एरिया हाई होता है, जिससे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होंगे तो वो सरफेस पर ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे, जिससे उनके खुद के जो बॉन्ड है रिएक्टेंट की वो बॉन्ड वीक होंगे, वीक होने से उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, रिएक्टेंट के मैक्सिमम मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज होंगे, रिएक्टेंट के रिएक्टेंट के रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट होने के लिए एक एनर्जी बैरियर को पार करना पड़ता है, एक्टिवेशन एनर्जी। अगर ये बैरियर कम कर दें, तो ये बैरियर कम कौन करता है, कैटलिस्ट, क्योंकि जब वो कैटलिस्ट की सरफेस पर एब्जॉर्ब होता है तो उसके खुद के जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएंगे, तो ये जल्दी से ये 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 गैप कम हो जाएगा, तो रिएक्टेंट के ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में बदलेंगे, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी टाइम के साथ, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने का रीजन एक तो है हाई सरफेस एरिया, डी ब्लॉक डी ब्लॉक के मेटल्स का, इसके अलावा जब वो बॉन्ड बनाएंगे तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो सकती है, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। और एक उनमें क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे, मैग्नेटिक बिहेवियर का कोई मतलब है नहीं, या तो हाई सरफेस एरिया, वैकेंट डी ऑर्बिटल, या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसलिए मोर करेक्ट कौन सा है, थर्ड। फॉर द 4 सक्सेसिव ट्रांजिशन एलिमेंट्स ability of +2 oxidation state will be there in which the following order. Successive transition metal elements है, stability of +2 oxidation state will be there. +2 में मैग्नीज होता है, 3d5 हाफ फिल्ड, आयरन होता है 3d6, क्रोमियम होता है, क्रोमियम 3d4 होता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, +2 में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है
4 सक्सेसिव ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मैग्नीज का 35 हाफ स्टेबल है, आयरन 36 है, कम स्टेबल होगा, क्रोमियम 34, तो कोबाल्ट। फर्स्ट आंसर होना चाहिए इसका, फर्स्ट आंसर। यहाँ पे अगर ये एक्वा सॉल्यूशन बोलता है तो फिर आप एसआरपी के अकॉर्डिंग हंसते हो, जिसका एसआरपी मोर नेगेटिव होगा वो उस नेगेटिव, जैसे मान लो अभी यहाँ पे अगर वैसे भी देखा जाए एमएन, तो एमएन में अगर अगर जो एसआरपी के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो एसआरपी इसका पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होता है तो वो अपना रिडक्शन करेगा +3 से +2 में। आयरन का जो है, आयरन का वो भी पॉजिटिव होता है, लेकिन पॉजिटिव में वो कम है, ये पॉजिटिव में ज्यादा है। क्रोमियम जो है, क्रोमियम उसमें नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव वो तो +3 में ज्यादा स्टेबल होता है। और कोबाल्ट जो है वो पॉजिटिव में और हाई, तो पॉजिटिव और हाई तो वो अपना रिडक्शन करेगा, तो वो कोबाल्ट +2। लेकिन वही बात है, कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल किसका, मैग्नीज। तो अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो हम फिर यहाँ पे तो कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं बोल रखा। एक्वा सॉल्यूशन बोले तो फिर आप एसआरपी के अकॉर्डिंग कर सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स with the following outer orbital configuration may exhibit largest number of oxidation state। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखा है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ये क्रोमियम का है, तो क्रोमियम +2 से लेकर +6 तक, मैग्नीज +2 से लेकर +7, Mn2O7 में। यहाँ आपको +2 +3 +4, और यहाँ आपको +2 से लेकर 5 तक। तो आंसर कौन सा होगा, बी। इसमें आपको +2 +3 +4 +5 +6 और +7 तक मिलता है। आउट ऑफ TiF6-2, हेक्साफ्लोरिडो कोबाल्टेट थर्ड, क्यूप्रस क्लोराइड एंड टेट्राक्लोरिडो निकलेट सेकेंड। कौन सा कलरलेस है, कलरलेस इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो यहाँ पे टाइटेनियम है +4, टाइटेनियम +4, टाइटेनियम कितने में होता है 22, 22, 22 में से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो टाइटेनियम +4 का तो कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन वाला, इनर्ट गैस, कोई भी अनपेड नहीं होगा, अनपेड नहीं हो तो कलरलेस। कोबाल्ट +3 में अनपेड मिलेगा, क्योंकि साथ वाला भी फ्लोरीन वीक लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं होगी तो अनपेड मिलेगा, अनपेड मिलेगा तो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और कलर इमिट कर सकता है। कॉपर +1, कॉपर +1 D10 होता है, तो यहाँ पे भी अनपेड नहीं होता, तो एक तो ये होगा, एक टाइटेनियम वाला, बी आंसर होगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकंड आईपी, सेकंड आईपी आपको पता होनी चाहिए, अभी पीछे बात हुई थी। क्रोमियम का जब भी सेकंड आईपी हो ना, तो आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल के देखो, क्योंकि आप जब भी फर्स्ट आईपी की बात होगी तो वो देखना आपको ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड आईपी की बात हो तो आप +1, क्रोमियम +1, Mn+1, वेनेडियम +1, टाइटेनियम +1, ये देखना। तो यहाँ हमें जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो निकालना 3d5 हाफ फील्ड में से, ये होगा 3d5 और 4s1, तो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन 4s1 से। वेनेडियम प्लस में से भी, वेनेडियम भी 3d3 4s1, और ये होगा 3d2 4s1, तो सबका इलेक्ट्रॉन 4s1 से ही निकल रहा है। लेकिन टाइटेनियम के बाद आता है वेनेडियम, फिर मैग्नीज। पीरियड में जाने पर जैप भी तो बढ़ता है, जैप बढ़ने से आईपी बढ़ेगा। वो तो क्रोमियम में भी लगना चाहिए, लेकिन क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, स्टेबल, इसलिए आंसर क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज द मोस्ट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में कौन ज्यादा स्टेबल है। अब यहां आप बात करोगे एसआरपी से, यहां एसआरपी, यही बात मैं आपको पीछे बोला था,
तो एसआरपी अगर आप देखोगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो जितना ज्यादा नेगेटिव होगा उतना ही वो आगे जाके डेल्टा जी को नेगेटिव करेगा। डेल्टा जी जिसका नेगेटिव होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा। वेनेडियम प्लस 3 जो है, अगर आप एसआर पे देखोगे तो यहाँ आता है -0.26, टाइटेनियम वाले में आता है -0.37, इसका प्लस में आता है 1.57 वोल्ट, क्रोमियम का आएगा -0.41। तो एसआर पे जितना नेगेटिव होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा, वो कौन होगा? नेगेटिव में हाई, मतलब नेगेटिव हाई किसका? क्रोमियम प्लस 3। तो मोस्ट स्टेबल क्रोमियम प्लस 3 होगा। क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जाम में आता है। इन विच द फॉलोइंग पेयर बोथ आयंस आर कलर्ड? कलर्ड मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन। स्कैंडियम प्लस 3 में तो 3D जीरो हो जाएगा, तो ये तो दोनों होने चाहिए कलर्ड, दोनों में अनपेड होना चाहिए। स्कैंडियम प्लस 3 D0, निकल प्लस 2 3D8, 3D8 में अनपेड मिलेगा, बट कॉपर प्लस में 3D10 कोई अनपेड नहीं मिलेगा। टाइटेनियम प्लस 3 में 3D1 एक अनपेड मिलेगा। निकल प्लस 2 मिलता है 3D8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दो अनपेड है। तो अनपेड है मतलब कलर्ड है। कॉपर सल्फेट डिसॉल्व इन excess of KCN to give, कॉपर सल्फेट डिसॉल्व इन excess of KCN to give। तो अगर excess KCN मिलाते हैं तो यहाँ पे ये रिएक्शन पूरा ध्यान ही रख लो। कॉपर सल्फेट को जब आप KCN में मिलाओगे तो यहां से आएगा एनायन CN माइनस, यहां से कैटायन आएगा कॉपर प्लस 2, कैटायन एनायन से मिलकर सॉल्ट बनाएगा। तो पहले हालांकि बनता यही है CuCN2, बट साइनाइड के साथ कॉपर प्लस 2 अनस्टेबल होता है, तो वो टूट के देगा CuCN और साथ में हाफ मोल देगा साइनोजन गैस। साइनोजन गैस ये होती है। अब ऊपर बोला एक्सेस KCN, तो इस CuCN को ही हम एक्सेस KCN में डालते हैं। एक्सेस में बनेगा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बनेगा कॉपर प्लस 1 में A3CuCN4। ऐसा कौन सा है? आराम से देख सकते हो आप। नेक्स्ट आपको बोल रहा है 4 सक्सेसिव मेंबर ऑफ फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज, मतलब 3D सीरीज। एटॉमिक नंबर आपको गिवन है, विच वन ऑफ देम इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट थर्ड आईपी। थर्ड आईपी में कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 2। फर्स्ट आईपी में ग्राउंड शिट देखना है, सेकंड आईपी में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में आपको देखना है +1 में, और थर्ड आईपी में 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। तो अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालता हूं फिर इनका कॉन्फ़िगरेशन देखता हूं, तो जिसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा उसकी आईपी हाई होगी। वेनेडियम +2, क्रोमियम +2, मैग्नीज +2, आयरन +2। वेनेडियम +2 होता है 3D3, जो कोई हाफ फील्ड नहीं है। क्रोमियम +2 होता है 3D4, Mn+2 होता है 3D5, Fe+2 होता है 3D6। लेफ्ट से राइट जाओगे तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, आईपी इंक्रीज होगा।
और Mn+2 का D5 हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो थर्ड आईपी सबसे ज्यादा किसकी होगी? मैग्नीज+2। तो इनमें सबसे ज्यादा मैग्नीज+2। देन हम बोल सकते हैं Mn+2 के बाद में हम बोलते हैं आयरन, देन क्रोमियम, देन वेनेडियम। क्योंकि ये भी D4 स्टेबल नहीं है, ये D6 भी स्टेबल नहीं है, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर हाई है, प्रोटॉन हाई है, जेफ हाई है, तो जेफ हाई होगा तो आईपी हाई होगा। कॉपर सल्फेट व्हेन रिएक्ट विद KCN फॉर्म CuCl, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। सही बात है, इट इज सॉल्युबल इन एक्सेस KCN ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। अभी अपने पीछे बनाया था कौन सा? K3CuCN2। देख लो, रिपीट भी होता है। Which of the following combined with Fe+2 form brown complex? कौन कंबाइन होता है? NO। फेरस जो होता है FeSO4.6H2। फेरस प्रेस, प्रेस होना चाहिए फेरस सल्फेट, वो अगर NO से रिएक्शन करता है, NO मिलती है, ये जब ब्राउनिंग टेस्ट होता है, कंसंट्रेटेड HM3 की प्रेजेंस में होता है। कंसंट्रेटेड HM3 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो रिड्यूस होके NO गैस रिलीज करता है। ये NO यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाता है FeH2O5NO यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 मिलता है, क्योंकि जब ये NO ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो ये NO आ गया +1, और आयरन +2 से किस में आ गया? प्लस। कई बार ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला भी पूछा आता है, FeH2O5NO SO4.H2। कौन सी गैस के कारण? NO के कंबाइन का। जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ, ऐसा सिल्वर इसमें सिल्वर नहीं होता। ओके, तो जर्मन सिल्वर को क्यों जानते तुम नहीं है? क्यों जाने ना, क्यों जाने। ओके, तो क्यों जाने ना मतलब कॉपर, जिंक एंड निकल जो है मिलकर एक एलॉय बनाता है, कौन सा? जर्मन सिल्वर। इस ये जो दिखता है वो सिल्वर जैसा दिखता है, इस वजह से हमें बोल इसको बोला था जर्मन सिल्वर। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए हमें कौन से मेटल के कॉम्बिनेशन से ये एलॉय बनता है। ये मत कर देना जल्दबाजी में। aqueous solution containing which one of the following ions will be colorless? इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अनपेड इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम+3 में नहीं है, फिर जीरो। विच ऑफ द फॉलोइंग सो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट? कौन होगा? मैग्नीज। कौन होगा? मैग्नीज। ओके, सॉल्ट का क्वेश्चन आपके सामने। एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ एक्स does not give PPT on passing H2S. X gives white PPT when NH4OH added to it. The white PPT dissolves in excess of NaOH, pure X fume in air, and dense white fumes are obtained when a glass rod dipped NH4OH is put in the fumes. Compound X can be। तो एसिडिक सॉल्यूशन जो है वो HCl के साथ में डाला था, डज नॉट गिव PPT। ठीक है, ऑन H2S पास किया, X गिव व्हाइट PPT, व्हाइट PPT में मिलता है। ठीक है, H2S के साथ when NH4OH is added to it, NH4OH ऐड किया, व्हाइट PPT मिलता है।
NH4OH के साथ में H2S ऐड करते हो, dissolve excess of NaOH solution, pure X fume in air and dense white fumes are obtained when a glass rod dipped in NH4OH. अब देखो यहाँ पे क्या है, हमें ये पता होना चाहिए एसिडिक सॉल्यूशन। अपन जब सॉल्ट लेते हैं शुरुआत में, सॉल्ट सबसे पहले हम ऐड करते हैं उसमें डाइल्यूट HCl, और डाइल्यूट HCl ऐड करने पर उसने बोला कि पीपीटी नहीं मिलता है, नो प्रेसिपिटेट। फिर हम उसमें ऐड करते हैं H2S, है ना, गिव व्हाइट पीपीटी। अब वहां पे जो अपन ऐड करते हैं ना सेकंड ग्रुप में, वहां पीपीटी कैडमियम सल्फाइड की भी कैनरी येलो मिलता है, PbS CuS वो सारे ब्लैक प्रेसिपिटेट देते हैं। बट ये बोल रहा है व्हाइट पीपीटी व्हेन NH4OH इज एडेड। तो अमोनियम के साथ अगर H2S ऐड कर रहे हैं, मतलब ये फोर्थ ग्रुप वाला है NH4OH, X gives white PPT when NH4OH is added to it, the white PPT dissolve। तो NH4OH के साथ जब अपन ऐड करके H2S डालते हैं, तब वहां पे जो आते हैं आयन, जो सल्फाइड मिलेगा वो या तो मिलेगा ZnS का, या फिर वो मिलेगा हमें NiS का। ठीक है, NiS उसमें ब्लैक होता है, ZnS ही होता है व्हाइट वाला। प्योर X fume in air and dense white fumes are obtained when a glass dipped in NH4OH। तो ये जो है फोर्थ ग्रुप वाले होंगे, फोर्थ ग्रुप वालों में जिंक या निकल होता है, आयरन होगा नहीं, AlCl3 भी नहीं होगा, और SnCl2 भी नहीं होगा। तो सॉल्ट जो है व्हाइट पीटी दे रहा है वो कौन सा होगा, ZnCl। ओके, तो ये थोड़ा सॉल्ट का क्वेश्चन है जिसमें आपको रीएजेंट याद होना चाहिए। शुरुआत में हम रीएजेंट डालते हैं डाइल्यूट HCl, फिर उसमें हम डालेंगे डाइल्यूट HCl के साथ में H2S। फिर अगर कुछ नहीं हुआ तो हम उसमें HNO3 डाल के हीटिंग करेंगे, कूलिंग करेंगे, और उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड ये डालते हैं। तो हमें वहां पे मिलता है क्या, व्हाइट, मतलब हाइड्रोक्साइड मिलेंगे, और हाइड्रोक्साइड जो मिलेंगे हमें वो ब्राउन भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो इसने किया क्या है, यहाँ पे उसने ये बोला कि acidic solution X does not give PPT on passing H2S through it। X gives PPT when NH4OH। अच्छा, थोड़ा वापस पढ़ना पड़ेगा। तो X does not give PPT on H2S, H2S ऐड करना PPT नहीं दे रहा है। X give PPT when NH4OH is added to it। White PPT dissolve excess of NH। हाँ, ये जो है व्हाइट PPT देता है वो फिर एल्यूमिनियम का होगा। अगर हमने सॉल्ट था, सॉल्ट में हमने शुरुआत में हम डालते हैं HCl, तो इसने बोल दिया नो पीपीटी। फिर वो आगे बोल रहा है डज नॉट गिव पीपीटी ऑन पासिंग H2S, उसी के अंदर हमने H2S ऐड किया HCl के साथ, तो भी नो पीपीटी। बट जो मैंने अभी बोला कि अब इसके बाद ये क्या करते हैं, HNO3 डाल के ये उसको हीटिंग करेंगे, फिर कूलिंग करेंगे, फिर उसमें डालते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड। यही बात ना, X give white PPT when NH4OH is added to it। white PPT dissolve excess NOH। तो ये जो बनता है ना, white PPT बनता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जब NaOH से मिलता है, NaOH से, तो वहां हमें मिलता है सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, ये मिलता है। ठीक है, X जो है फ्यूम्स इन एयर एंड डेंस व्हाइट फ्यूम्स आर ऑब्टेन व्हेन अ ग्लास डिप्ड। तो कंपाउंड जो X है बेटा वो है एल्यूमिनियम, जो है एल्यूमिनियम उसका कंपाउंड है, और कौन सा होता है, AlCl। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पता रखना है कि NaOH के साथ NaOH बोल दो या NH4OH, तो वहां पे जो है थर्ड ग्रुप का आयन मिलता है व्हाइट पीपीटी। ब्राउन बोलता तो आयरन होता, और ग्रीन बोलता तो क्रोमियम होता। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन वैसे सॉल्ट का है,
सॉल्ट भी पढ़ेंगे तो वहां पे तो मैं एक बार और क्लियर कर दूंगा कि ये वहां से कनेक्ट हो रहा है। बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन अच्छा अच्छा क्वेश्चन था। एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ aqueous HNO3 to a solution of containing tetraamine copper plus 2. Excess addition of excess of aqueous HNO3 to a solution of containing tetraamine copper second produce. तो ये भी जो है वो अपने कहाँ आता है, इसमें आता है, ये भी हमारे आता है सॉल्ट का क्वेश्चन है। ये सॉल्ट वाले क्वेश्चन अगर आप अभी करो तो कर लो भले, बट मेन सॉल्ट पढ़ के करोगे तो ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। तो अगर टेट्रा एमाइन वाला HNO3 में करते हैं अपन तो नाइट्रेट बनाता है कॉपर, कॉपर नाइट्रेट बनेगा वहां पे, कॉपर सॉल्युबल होता है HNO3 के साथ। यहाँ पे ये बोल रहा है एडिशन ऑफ एक्सेस एक्सेस ऑफ HNO3 टू सॉल्यूशन ऑफ कंटेनिंग टेट्रा एमाइन प्लस टू प्रोड्यूस, तो वो क्या देगा, कॉपर का नाइट्रेट देगा। ओके, जो आगे मतलब ऐसा बोल सकते हैं अपन, कॉपर जो होता है वो कॉपर भी हमें HNO3 के साथ में अगर H2SO मिलाते हैं तो एक हमें, मान लो सॉल्ट में कॉपर प्लस 2 है, कॉपर पहले सेकेंड ग्रुप में अगर हमें मिलता है तो वो मिलता है कॉपर सल्फाइड में, उसमें एक्वस HNO3 मतलब डायलूट HNO3 जब डालते हैं, डायलूट HNO3 में पहले वो बनाता है कॉपर नाइट्रेट बनाता है, कॉपर नाइट्रेट। फिर जब इसमें H2SO को डालते हैं तो हमें मिलता है आगे जाके कॉपर हाइड्रोक्साइड डॉट CuSO4, जिसको हम एक्सेस अमोनियम में डालते हैं ना तो ये बनता है ब्लू कलर का, डीप ब्लू कलर का। इसमें HNO3 के साथ बोल रहा है तो ये कंपाउंड ये बन सकता है थर्ड वन। पहले कॉपर नाइट्रेट भी बनता है लेकिन अगर हम एक्सेस में मिलाएंगे तो एक्सेस में मिलाने पर हमारे पास कॉपर हाइड्रोक्साइड और CuSO4 मिलेगा जो होता है ब्लू कलर का। और उसी में अगर हमें उसमें अगर एक्सेस अमोनिया डालने को बोले तो फिर ब्लू कलर का ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये मान लो कनेक्ट भी ना कर पाओ तो एक बार सॉल्ट पढ़ने के बाद में कर लेना, इसको ज्यादा सही रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन स्पीसीज विल इम्पार्ट कलर टू एन एक्वा सॉल्यूशन, कौन है जो कलर देगा। टाइटेनियम +4, 22 में से 4 इलेक्ट्रॉन गए, 18 इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। कॉपर +1 3D10, जिंक +2 3D10, कोई अनपेड नहीं है, इसमें अनपेड मिलेगा तो ये कलर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड, कौन है जो रेडियस का करेक्ट ऑर्डर नहीं दे रहा है। पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। निकल +2 तो स्मॉल होना चाहिए, लार्ज थोड़ी होना चाहिए। स्कैंडियम से इधर जाएंगे रेडियस क्या होगा, डिक्रीज, ये फिर भी मान सकते हैं। Mn+2, निकल +2, कोबाल्ट Fe+2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, Mn में 5, निकल में 2, इस 2 से कोबाल्ट +2 में 3, Fe+2 4, ये तो सही है, ये भी सही है। Fe+2 कोबाल्ट +2 निकल +2 अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 3 2 1, तो ये भी सही है, ये भी सही है। फर्स्ट गलत है, फर्स्ट का नहीं होगा। निकल +2 साइड में स्मॉल रहता है, तो लेफ्ट साइड जाओगे जेफ बढ़ेगा तो रेडियस कम होगा, फर्स्ट गलत है। क्यूप्रस कंपाउंड्स such as CuCl, CuCN and Cu-thiocyanate, only salts stable in water due to high hydration energy of copper plus ions. Their inner tendency to not disproportionate, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा।
inherent tendency to not disproportionate. वाटर के साथ, हाँ, वाटर में स्टेबल है, हाइड्रेशन एनर्जी इसका रीजन होता है, इस वजह से ये कॉपर +1 स्टेबल होता है। फॉस्फो डायामैग्नेटिक होगा नहीं, इनसॉल्युबिलिटी सॉल्युबल होते हैं, बट ध्यान रखना क्या रहेगा, हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से वो मोर सॉल्युबल होंगे, इसलिए अगर एक्सेस कई बार अगर केसेन और हो तो वो कॉम्प्लेक्स भी बना लेते हैं। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड दैट इज बोथ पैरामैग्नेटिक एंड कलर्ड, KMnO4 में Mn+7 में है, +7 में Mn3D0, तो डायामैग्नेटिक होता है, तो ये भी यहाँ कॉपर +2 है, कॉपर +2 में 3D9 होगा, एक अनपेड मिलेगा, पैरामैग्नेटिक भी है, कलर भी हो सकता है। यहाँ पे Fe+2 है, 3D6 में कोई भी अनपेड नहीं होगा क्योंकि पेयरिंग हो जाएगी, तो ये भी डाया है। क्रोमियम +6 में है, ये भी 3D0 होगा, ये भी डाया। सेकंड आंसर ही हो सकता है, बाकी सारे डाया है, इन्होंने पैरामैग्नेटिक और कलर्ड पूछा। स्टेनलेस स्टील कंटेन्स आयरन, स्टेनलेस स्टील में क्या होगा, जनरली आयरन, क्रोमियम और निकल ही मिलते हैं। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टाइटेनियम, कॉमन +2 +3 एंड +4। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं डी ब्लॉक के, अभी कुछ क्वेश्चन और बाकी हैं, तो अपन वो नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे, और जुड़े रहिए। इसके अलावा इनमें और भी डाउट्स आए तो आप डाउट के लिए हमने लिंक भी डाल रखा है, उसमें पूछिए। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, जितने ज़्यादा डाउट्स क्लियर रहते हैं, मैंने पिछली क्लास में बोला था, उतना सब्जेक्ट हमारा तैयार रहेगा, सिली मिस्टेक्स कम होगी, और पॉजिटिव काम होगा तो पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे। तो वही बात है, ये जो डी ब्लॉक मैंने आज बताया आपको, ये मेंस के लिए भी, मेन तो अपन नीट के लिए है, बट मेंस वाले बच्चे भी जो है यूज ले सकते हैं, क्योंकि उनका लेवल भी ऑलमोस्ट इसको टच करता है। ओके, तो जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के साथ, मिलते रहेंगे।